हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। उससे आपकी पेपर में आपकी बहुत मदद होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी गैगरिन, जिसके लेखक है अगे। और अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को और 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हो गया था। और इनके ये जो कथाकार हैं, ललित निबंधकार हैं, संपादक है और सफल अध्यापक भी थे ये। और इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, कुशीनगर में। और बचपन में इन्होंने लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता था इनका बचपन। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी पिता की देखरेख में हुई। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा में इनका अध्ययन हुआ। और अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया और क्रांतिकारी आंदोलन में भी जुड़े रहे। 1930 से 1936 तक इनका विभिन्न जेलों में कटे इनके। और 1964 में इन्होंने आंगन के द्वार पार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और 1968 में इनको 78 में इनको कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। ओके फ्रेंड्स, ये था इसके बारे में। और इनके कहानी संग्रह है विपथगा। आपको मैं सन के साथ बता देती हूँ, क्योंकि इनका जो कालक्रम के अनुसार पूछ लेते हैं। विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और जयदोल 1951। और इनके उपन्यास भी है, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, आलोचना और संस्मरण, डायरिया, विचारगत और नाटक भी इन्होंने लिखे। तो ये था फ्रेंड्स इनके बारे में, इनका जीवन परिचय। और मैं आपको और बता देती हूँ, साहित्य परिचय और जीवन परिचय मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। और चलिए कहानी मैं आपको बता देती हूँ कैसी है कहानी। ये इस कहानी का दूसरा नाम है रोज़, और फिर बाद में इसका कहानी का नाम बदलकर गैगरीन रख दिया था। इस कहानी की नायिका मालती है और इसका जो पति था वो महेश्वर है। और ये लेखक है जो इसका फ्रेंड था। और बच्चा है टिटी जिसका नाम है। ये इसके 4 मुख्य करैक्टर हैं। और फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है कि जब लेखक इसके घर पहुंचता है दोपहर में, उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य स्पर्श, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप्य और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा, आ जाओ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ, कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे, मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो। यहाँ तो मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ आने पर वो चुपचाप पंखा उसे देकर चली गई। घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी सी ऊँग करके उठी और भीतर चली गई। उसके जाते ही दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? ये कैसी छाया सी इस घर पर है, छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। वो मेरी बचपन की दोस्त है, जिसके साथ मैं इकट्ठे खेला हूँ, लड़ा हूँ, और हमारी पढ़ाई भी इकट्ठी हुई है। और हमारे व्यवहार में सदा संख्या की स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही है। वह कभी भातृत्व के यहाँ, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तो वह लड़की थी, अब विवाहिता, एक बच्चे की माँ है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा यह मैं नहीं जानता था, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चों की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिट्टी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी आ जा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ माँ से चिपक गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, ओह। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन में की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी। और क्या क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे
दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वात स्वच्छंदता अब तो नहीं हो रह सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एक चौंक कर कहा, नहीं ऐसा नहीं है, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इससे नहीं कि मालती ने मेरी बात सुननी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। जब उसने पूछा ना कि फ्रेंड्स की मेरे आंसर तुम्हें प्रसन्नता नहीं, तो उसने कहा तो हूँ से उसको लगा जैसे कोई प्रश्न कर रही हो। तो मैंने अपनी बात दोहराई, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मुझे देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देख उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव देख था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा हो रही हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे कुछ बहुत देर से प्रयोग में न लाए कुछ अंग को व्यक्ति उठाकर लाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो मर गया है। उसने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए तब वह शिशु को छोड़कर किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वर अक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है और केवल शाम को 1-2 घंटा चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट तरह पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उपताते हुए हैं। और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहती हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? खा चुकी। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या आता होगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह रोज़ की बात है, ये नई बात थोड़ी है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा, हमेशा ही रोता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बज गए थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मैंने पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई गई और मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी या नहीं? सब कुछ हमें ही खिला दिया। हाँ, बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा हुआ होगा ही नहीं। मालती से उसने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा? तो मालती ने कहा, बहुत था। तो उसने कहा, हाँ बहुत था, सब कुछ तो हमने ही खा लिया था। फिर मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहते हुए बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हो गए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं? शायद 2 दिन 1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम्हें मांजती हो? हाँ, और कौन मांजेगा, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? पानी क्यों को क्या हो गया? रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर आता है, कभी नहीं आता।
आज शाम को 7 बज जाएंगे, तब बर्तन मंजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसी रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी का खाक हुई, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिट्टी ने कहकर एकाएक रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर में फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली, पीछे दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ कैसे आए हो? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं बात करने को बैठी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, पर बड़ा अज्ञात रहकर भी मानो मुझ पर भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही निर्जीव सा होता जा रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती वढ़ती नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं कुछ किताबें नहीं दिखाई पड़ी। कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। मैं हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे होला? इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, आके तुमसे आए सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी तो थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग ढीले ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँगने लगा। एकाएक एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, निरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे भी जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 बज गए। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको कैसे कि केस अच्छे मिल जाते होंगे? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, तब आकर बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट कर आ जाते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास है। महेश्वर क्या हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से कोई मर जाए। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। मालती मेरी और देख कर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज़ ही ऐसी ही बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठ कर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रोकर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर बहुत होते हैं, पर ये लोहे की पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपहिया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा, तो बाहर ही सोएंगे? आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिट्टी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद आकर रोने लगता और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कहते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई छप्पर की ओर चली। जब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम का लाया हूँ, वह भी धो लेना।
कहता है कहा है, अंगीठी पर रखे हैं कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में लिपटे थे किसी पुराने अखबार में के टुकड़ा था वह, और मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। मैं नल के पास जाकर खड़ी हो उसे पढ़ती जा रही थी। जब दोनों ओर से पढ़ चुकी थी तब वह उसे लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख था, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल जाना, भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़कर खाना। मुझे याद आया कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद में देखूंगा। पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उत्तर मिला हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उधर स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी। पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। क्या यह? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। मैं मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और मैं नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने लगी और दूसरे से एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की ओर एक दूसरे की ओर कहने लगे, ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगी। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टिट्टी सो गया था। मालती पलंग की एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे ना, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर जो आए हैं। किंतु उनके स्वर में ना मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा भी थी, आकाश अनाभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले कुछ चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रही हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, धा पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने की लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने नहीं देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, और मैंने कहने पर ही 11 बजने वाले थे और धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टिट्टी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित मामला से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने में दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल कर आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत लग गई होगी बेचारे को, यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया हो। मालती ने उसे रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा इसकी चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक भी शब्द नहीं निकला। माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि मैं भी पहचानते ही नहीं। उसकी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी।
महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। जेडपी कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे के खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज ने उसने कहा 11 बज गए। तो फ्रेंड्स, यह थी कहानी गैंग्रीन, जिसका दूसरा नाम था पहले ये रोज, बाद में इसका बदल कर गैंग्रीन रख दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें एक जीवन की निरस्ता दिखाई गई है कि रोज कैसे मालती एक ही जीवन को जी रही है, और उसका पति डॉक्टर महेश्वर भी एक ही जीवन को जी रहा है, और कोई उनको कोई नई तरंग नहीं है, कोई उमंग नहीं है। डेली एक ही काम करते हैं और एक ही काम से निरस्ता आ गई है, इस घर में गहरी छाया आ गई है। ये सिर्फ उसके फ्रेंड्स ने देखा जो उनके घर पे आया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए जो आपके सिलेबस में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिल जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, बाय। तब तक के लिए, जब तक फिर मिले।